30% पे भी चलेगा, 50% पे भी चलेगा, लेकिन इन टोटलिटी आपके अंदर वो सब कुछ होना चाहिए जो एक व्यक्तित्व में होता है। और ज़्यादातर हमारी जो मिसकंसेप्शन है वो ये भी है कि सोशल होना अलग है और पर्सनालिटी का इफेक्टिव होना अलग है। ऐसा नहीं, इफेक्टिव पर्सनालिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इंसान सोशल भी हो, और केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, क्योंकि वो तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वहाँ जो कुछ भी है आभासी है, वहाँ पे लाइक है, कमेंट है, वहाँ पे फॉरवर्डिंग है, लेकिन वो आभासी है, वर्चुअल है। हमें एक्चुअल भी बहुत ज़रूरत होती है, हमें अपने रिलेटिव्स का भी ध्यान, ठीक है, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स के विचार हमसे नहीं मिलते, बहुत सारे हमारे दोस्तों के विचार हमसे नहीं मिलते, और बहुत सारे हमारे विचार हमारी फैमिली से मेल नहीं खाते। इसके बावजूद भी हमें सोशल होना पड़ेगा। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को टोटल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं तो हमें सोशल होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत सारे मोटिवेटर्स को सुनेंगे, जो मैनेजमेंट गुरुज को सुनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कहानियों के माध्यम से, विभिन्न और स्रोतों से वो बताने की कोशिश करते हैं। और मैं भी एक कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं भी आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने को भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितना अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अभी तक मेरी जो रीच थी वो शायद मेरी क्लास तक थी, मेरी यूनिवर्सिटी तक थी, मेरे विभाग तक था, लेकिन ये मैं थैंक्स बोलूँगा कि ये टेक्नोलॉजी ने हमें ये मौका दिया है कि मैं अपने उन लोगों तक भी पहुँचूँ जिनको शायद मैं कुछ अपने वाणी से, अपनी बातों से बता सकूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। तो सोशल अपीयरेंस के बाद अगला अपीयरेंस आपका इमोशनल अपीयरेंस आता है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपीयरेंस होता है पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनालिटी को जब भी हम जज करते हैं तो उसका जो आउटलुक होता है वो तो फिजिकल और सोशल से समझ में आ जाता है, लेकिन जो उसका इनर सेल्फ है वो उसके इमोशनल अपीयरेंस से समझ में आता है। और मैं मानता हूँ कि अगर हम प्रपोर्शन में बात करें तो 4 अपीयरेंसेस हैं, और चारों को अगर हम डिवाइड करें, इक्वली डिवाइड करें तो 25% होता है। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि आपकी इमोशनल जो अपीयरेंस होती है वो 50% रोल प्ले करती है आपकी पर्सनालिटी को टोटलिटी में रिप्रेजेंट करने की। यानी कि अगर आप इमोशनली साउंड हैं तो आप बहुत ही लंबी रेस के घोड़े हैं। आप अगर इमोशनली वीक हैं, इमोशनल नहीं होना ये तो बहुत ही खराब है, आपको इमोशनल तो होना पड़ेगा, लेकिन इमोशनली साउंड होना ये आपके हाथ में है। और इमोशनली साउंड वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने में किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स को लेके ना आए। किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स, जो हीन भावना होती है इंसान के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसको डिक्लाइन स्टेज पे ले जाती है, नीचे की तरफ ले जाती है। और कभी भी हमें हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम आग से खेलें, पानी में छलांग लगा दें, तैरना भी ना आता हो, तो ये तो गलत है। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि हमेशा नदी के किनारे ही बैठे बैठे देखें कि कभी हम नदी को पार करेंगे। आपको कुछ तो एक्ट करना पड़ेगा, कुछ तो हिलना डुलना पड़ेगा। अगर आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो आप नदी को कभी नहीं पार कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको अफनाहट हो सकता है शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी मुश्किलें आए, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि हर दिन आप जो भी प्रयास करते हैं अगले दिन वो प्रयास इम्प्रूव हो जाता है। इमोशनल अपीयरेंस की मैं बात कर रहा था क्योंकि पर्सनालिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि इमोशनल अपीयरेंस को कैसे हम इम्प्रूव करें, क्योंकि इमोशनल तो हम सभी हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं। और मैंने जहाँ तक समझा है, जाना है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद, बहुत सारा अनुभव अभी तक की उम्र में जानने के बाद, कि हमारे 4 तरह के इमोशंस हम पोजेस करते हैं: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और फियर। हैप्पीनेस तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा हैप्पी रहना चाहता है, लेकिन वही बात है कि आप किसी की शहादत पे गए हैं या किसी की मैयत पे गए हैं और वहाँ पे आप हैप्पीनेस शो करेंगे, यानी कि वो तो वहाँ पे बिल्कुल ऑड है। आपको रेगुलेट करना आना चाहिए कि हमें किस समय किस तरह के इमोशंस को एक्सप्लोर करना है, किस तरह के इमोशन को एक्सप्रेस करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी हैप्पीनेस को भी बैलेंस करें, हम अपने हैप्पीनेस को
ऐसा बनाएं कि हमें कितनी भी खुशी हो जाए, लेकिन ये ना मन करे कि बियर लिया और पी के जो है सड़कों पे लोगों को रौंदते हुए, चाहे कार से चाहे बाइक से, हम सेलिब्रेट करें। ये इस तरह की हैप्पीनेस का कोई फ़ायदा नहीं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचा के हमें हैप्पीनेस मिलती है, वो हैप्पीनेस किसी काम की नहीं। हाँ, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि एक इंसान के रूप में अभी कोविड-19 के दौर में मैंने देखा कि इंसान ने इंसान को समझने की कोशिश शुरू की। इसके पहले कोई नहीं समझता था। इसके पहले लोग ये सोचते थे कि ठीक है, मेरा स्टेटस ये है, उसका स्टेटस ये है, वो गरीब है क्योंकि वो कुछ नहीं करता। ठीक है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है उसने अपनी मेहनत से अचीव किया है, लेकिन जिसने कुछ नहीं पाया है उसके इस हालात के लिए केवल वही जिम्मेदार है, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा। इसलिए कहा जाता है कि जो वक्त की मार होती है, क्योंकि वक्त बहुत सारे लोगों का ऐसा समय दिखा देता है। आप कितना भी अपने आप में हो, कितना भी आपकी पर्सनालिटी इफेक्टिव हो, सब कुछ डिपेंड करता है, जो कि मैं आगे आके जो मैं कंक्लूड करूंगा तो वहीं पे वो बात कहूंगा कि सब कुछ डिपेंड करता है कि हम सब कुछ कर ले, लेकिन हमें कभी भी इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि सब कुछ हम ही करेंगे। तो इमोशनल अपीयरेंस की मैं बात कर रहा था कि हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हैप्पीनेस को बैलेंस्ड होना भी उतना ही ज़रूरी है। हैप्पीनेस में ही हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। शायद सैडनेस उतना बुरा नहीं है जितना सैडनेस को हम बुरा समझते हैं, क्योंकि सैड होने पे हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन करने का तरीका है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। दूसरों में कमियां निकालना, दूसरों को डांटना, फटकारना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, ये बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को समझना ये बहुत ही कठिन है। तो सैडनेस की जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो बहुत, मेरे हिसाब से मैं खुद मानता हूं कि जब हम सैड होते हैं तभी हम खुद को सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। सैडनेस में हमें निराश नहीं होना चाहिए, सैडनेस में हमें हताश नहीं होना चाहिए। सैडनेस के टाइम पे भी हमें ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। और सैडनेस एक पोएट के लिए, एक राइटर के लिए, एक क्रिएटिव पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सैड हो, तभी उसके शब्द निकलते हैं, तभी उसकी ब्रश चलती है, तभी वो कुछ क्रिएट कर पाता है। तो क्रिएटिविटी के लिए तो एक संजीवनी बूटी जैसा है अगर व्यक्ति सैडनेस। लेकिन ऐसा भी नहीं, मनहूस होना गलत चीज़ है, मनहूस नहीं होना चाहिए। आप कितनी भी आपको दुख का पहाड़ टूट पड़े, कितनी भी आपदा आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव होता है जो कि सभी विपत्तियों, सभी आपदा से ऊपर जा सकता है। बस वो अपने जज्बे को ऊपर रखे, अपने एटीट्यूड को ऊपर रखे। और ये सारी बातें मैंने अपने उम्र में देखी हैं। हो सकता है मैंने जीवन में बहुत कुछ बुरा न देखा हो, लेकिन ऐसा भी है कि मैंने जीवन में बुरा नहीं देखा है और मैं उनसे उभरा भी हूँ। इसलिए उभरा हूँ कि शायद मेरे मन में इस तरह का बात होता है कि मैं सैडनेस के स्टेट ऑफ माइंड को सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी जब सैड हो तो ये सबसे अच्छा समय है, जिस समय, जैसे इस समय कोविड-19 का दौर है, इंसान बन रहा है। मैं इस दौर को कभी नहीं चाहता कि ये वापस जाए। बहुत सारे लोग इस बात से आपत्ति कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नाखुश हो सकते हैं मेरी इस बात पे, लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम इंसान न हो के शैतान हो जाएं, हम इंसान न हो के मशीन हो जाएं। इससे अच्छा, बहुत अच्छा ये है कि हम ये समझें कि हमारे जज्बात क्या हैं। हम एक इंसान दूसरे इंसान को सब, वैसी ही नाक, वैसा ही आँख, वैसा ही कान, वैसा ही बिल्ड, इसके बावजूद भी हम किसी के पुअर होने पे, पॉवर्टी में होने पे, अनएम्प्लॉयड होने पे या कोई और कारण होने पे उसको नीचा दिखाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपके जो इमोशनल अपीयरेंस है, सैडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडनेस की स्टेट ऑफ माइंड को मैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिएटिविटी का जन्म ही सैडनेस से होता है। जितने भी अच्छे पोएट हैं, जितने भी अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारा कुछ देखा होता है, झेला होता है, और वो उससे शिकायत नहीं करते, वो उसको एक ऐसा एलिमेंट मान के चलते हैं जिससे वो अपने आप में सुधार कर सके। सैडनेस के बाद फियर, ये सबसे बड़ा डीमेरिट होता है इंसान का कि उसके अंदर फियर हो। लेकिन बोला ना कि जितने भी इमोशन है सब फायदेमंद है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो फियर हो और चाहे वो एंगरनेस हो। लेकिन उसको अगर हम बैलेंस फॉर्म में लेते हैं तो वही हाल आपका फियर का भी है। डर के आगे जीत है, सच्ची बात है, सही बात है,
लेकिन ऐसा भी एडवेंचर, ऐसा भी डर के आगे नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ हम ब्रेक कर दें। कोई रिस्क फैक्टर को एनालाइज ही ना करें, रिस्क फैक्टर देखे ही ना, हम यही ना सोचें कि क्या जोखिम है। मैंने अपना एक खुद का एक रिस्क का डेफिनेशन डेवलप किया है कि रिस्क, व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज समथिंग व्हेन द चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क एक ऐसी चीज होती है कि आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके बावजूद भी आप वो स्टेप लेते हैं, तो वो रिस्क होता है। तो रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन इट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटिव। अगर वो कैलकुलेटिव है, अगर वो गणना करके आप लेंगे, तो शायद आपको जीवन में वो सारे रिजल्ट मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। और जब भी हम किसी चीज की गणना करें तो हमेशा उसमें दोनों चीजों को रखें, उसकी स्ट्रेंथ भी रखें, वीकनेसेस भी रखें, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उसमें क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। तो फियर एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम अपनी पर्सनालिटी से अगर रिमूव कर दें, कई बार हम कई बातें नहीं कह पाते, कई बार हम कई बातें नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है। और किसी भी तरह का फियर ऑफ फेलियर, केवल इसी बात का नहीं कि हम लाइफ में अचीव करें, पैसे कमाएं, गाड़ी मोटर बंगला हो, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे फियर होते हैं। और ड्यू टू फियर हम अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते। निर्भीक होना बहुत जरूरी है, लेकिन निर्भीक होने के लिए यह भी जरूरी है कि हम इथिकल हों, सच्चे हों, और हमें विश्वास खुद पे ज़्यादा हो। हम किसी पे डिपेंड होकर कभी भी निर्भीक नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट होने का यह भी नहीं मतलब कि हम सोशल ना हो। सोशल इसलिए हो क्योंकि हमारी सोसाइटी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, हम इसलिए सोशल हो। किसी से उधार लेने के लिए सोशल नहीं होना है, किसी से पैसे मांगने के लिए या किसी पे निर्भर होने के लिए हमें सोशल नहीं होना है। तो फियर के बाद अगला फैक्टर आता है एंगर, जिस पे कंट्रोल कर पाना एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इंसान का सबसे कमजोर